तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास ब्लड फ्लो। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ब्लड फ्लो का टॉपिक। और ब्लड फ्लो के अंदर हमें सिग्नोमोनोमीटर दिया गया है जो कि हमारे पास एज ए बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन के तौर पे डिस्कस किया गया। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों ब्लड के ऊपर कि ब्लड हमारे पास क्या है। तो ब्लड बच्चों हमारे पास एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ब्लड हमारे पास क्या है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इनकम्प्रेसिबल को मैं आपको बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि इनकम्प्रेसिबल क्या है, कि ये कंप्रेस नहीं हो सकता, इसको दबाया नहीं जा सकता। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में एक और बात कि इसकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो हमें एक बात पता चल गई कि ब्लड हमारे पास एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। लेकिन साथ ही मैं एक और बात कर देता हूँ, जो ब्लड की डेंसिटी है वो क्या है, इक्वल्स टू दैट ऑफ वाटर है। तो डेंसिटी ऑफ ब्लड जो हमारे पास क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ ब्लड इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर है। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ ब्लड की एक क्या है, खसूसियत है कि इसकी जो डेंसिटी है वो ब्लड की डेंसिटी के क्या होती है, बराबर होती है। इससे आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। तो ब्लड की जो विस्कोसिटी है, ब्लड की विस्कोसिटी जो सी है वो हमारे पास वाटर की विस्कोसिटी से 3 to 5 टाइम्स क्या होती है, बढ़ जाती है। अब वो विस्कोसिटी बढ़ने की वजह क्या है, उसके अंदर आरबीसीज की कंसंट्रेशन है कि रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन हमारे पास ब्लड में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी ऑफ ब्लड वो हमारे पास बढ़ जाती है बनिस्बत किसके, पानी की विस्कोसिटी के। तो मैं लिख देता हूं, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज 3 to 5 times than that of water, और इसकी रीजन क्या है, आरबीसीज है। क्या रीजन है इसकी, रेड ब्लड सेल्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन 50% तक होती है हमारे पास ब्लड के अंदर। तो ये हमारे पास क्या था, एक और पॉइंट था जो कि हमने इसको क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। अब हम जब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, या हमारे पास जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो ब्लड प्रेशर की जब हम लोग बात करते हैं तो बच्चों उसमें हमें दो टर्म्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हमारे पास टर्म होती है सिस्टोलिक की, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, टॉलिक ब्लड प्रेशर की एक टर्म है हमारे पास बच्चों, और एक है डायस्टोलिक की। अब इन दोनों टर्म्स की तरफ हम लोग चलते हैं। तो बच्चों देखें, जब हमारा दिल धड़कता है तो उसमें जो एक ऊपर की तरफ की मेजरमेंट होती है, मतलब जिसे हम कहते हैं कि बड़ी वाली मेजरमेंट होती है, और एक हम कहते हैं कि एक छोटे वाली नीचे की तरफ की मेजरमेंट होती है। तो उन दोनों मेजरमेंट्स को हमने नाम दिया गया। जो कि ऊपर वाली साइड की मेजरमेंट होती है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे वाली साइड की मेजरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब जो हमारे पास नॉर्मल पर्सन्स होते हैं, मतलब यंग पर्सन्स होते हैं, उसके अंदर जो सिस्टोलिक की मेजरमेंट है बच्चों, वो कुछ इस तरह से होती है 120 टॉर। ये नॉर्मल लोगों के लिए है, और टॉर प्रेशर का यूनिट है। ये बात याद रखनी कि टॉर क्या है, हमारे पास प्रेशर का यूनिट है। अब आगे चलते हैं। तो जो डायस्टोलिक की जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है, इसकी जो यंग पर्सन के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए वैल्यू होती है 75 to 80 टॉर्स, मतलब इसके दरमियान में आ रही होती है हमारे पास। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने टॉर क्यों यूज किया। बच्चों देखो, जो हमारे पास मेडिकल इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, या तो हम टॉर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या मिलीमीटर ऑफ एचजी इस्तेमाल करते हैं, मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि हमारे पास दो यूनिट्स हम मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, एक हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टॉर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, या हम एक मिलीमीटर ऑफ एचजी मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा यूनिट जो कि प्रेशर के क्या है, न्यूटन मीटर है, उनको यूज
नहीं कर रहे होते। एसआई यूनिट से मुराद आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनको हम यूज नहीं करते, लेकिन मैं आपको रिलेशनशिप बता देता हूँ कि एक टॉर्क कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है 133.333 चलता जाता है, तो हम इसको लिख रहे हैं 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के क्या होता है, ये बराबर होता है। अब एक और बात यहाँ पे हम लोग ऐड कर ले, मैंने भी बात की है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो 120 टॉर्क की मेजरमेंट है और 75 to 80 टॉर्क की मेजरमेंट है बच्चों, ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए, मतलब एक यंग पर्सन के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास एज बढ़ना शुरू हो जाती है, एज का इफेक्ट आता है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, मतलब उम्र बढ़ती है, ये जो मेजरमेंट्स है ब्लड प्रेशर की, ये भी ऊपर की तरफ जाना शुरू होती है। ये भी हमारे पास क्या होती जाती हैं, बढ़ती चली जाती है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे वालिदैन हैं उनको ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं। वो मसाइल किस वजह से होते हैं कि उनकी जो सी है मेजरमेंट्स ये इंक्रीज करती चली जाती हैं। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों किसकी, ब्लड वेसल्स की, कि ब्लड वेसल्स का किस तरह से सीन है। देखें बच्चों, जो ब्लड वेसल्स है ना, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स बच्चों रिजिड नहीं होती। अब रिजिड से मुराद क्या है, रिजिड ब्लड वेसल्स आर नॉट रिजिड। ब्लड वेसल्स आर नॉट रिजिड, वो रिजिड नहीं होती। ठीक है, अब कंट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकती हैं वो। ठीक है, ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट भी कर सकती हैं और एक्सपेंड भी कर सकती हैं। अब मैं ऐसा ऐसा जा रहा हूं ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंट्रैक्ट भी करेंगी और एक्सपेंड भी करेंगी। अब इसका मतलब क्या, देखें मैं आपको कहता हूं, जिस तरह एक लोहे का पाइप है, जब लोहे के पाइप को हम देखते हैं तो मैं आप लोगों से ही सवाल कर लेता हूं, क्या आप लोहे के पाइप को दबा सकते हैं अपने हाथ से, या लोहे के पाइप को एक्सपेंड कर सकते हैं अपने हाथ से? इसका मतलब यह, ना तो आप उसको अपने हाथ से कंट्रैक्ट कर पा रहे हैं और ना ही उसको अपने हाथ से एक्सपेंड कर पा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं कह देता हूं कि जो लोहे का पाइप है बच्चों, वो एक रिजिड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, वो रिजिड है, वो हमारे पास मतलब कंट्रैक्ट या एक्सपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो फिर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ रबड़ के पाइप की। अब आप अगर सोचो आपके पास एक रबड़ का पाइप है, तो आप क्या कर सकते हो रबड़ के पाइप के साथ, आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हो और उसको कंट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, एक रबड़ के पाइप की प्रॉपर्टी है कि हम उसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं और कंट्रैक्ट भी। तो मैं कह देता हूं कि रबड़ का पाइप स्ट्रेच कर सकता है, तो ब्लड वेसल्स भी स्ट्रेच करती हैं। ब्लड वेसल्स कैन स्ट्रेच। ठीक है, ब्लड वेसल्स कैन स्ट्रेच, ब्लड वेसल्स को स्ट्रेच किया जा सकता है, मतलब उनको कंट्रैक्ट भी किया जा सकता है, मतलब उनको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। अब यही बात हमें हेल्प करती है ब्लड की मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर की तरफ, कि ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट कैसे करनी है। चलिए अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। तो बच्चों जो ब्लड वेसल की मतलब ब्लड प्रेशर की जो हमने मेजरमेंट करनी है, वो हम एक मतलब एक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, एक आले की मदद से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्फिग्नोमोनोमीटर। स्फिग्मोमोनोमीटर, मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये हमारे पास है। अब मैं इसकी कुछ हिस्सों के नाम लिख रहा हूं, तो मैं आप लोगों के लिए इसके कुछ पार्ट्स के नाम लिख देता हूं। तो एक हमारे पास इसमें एयर बैग होता है। ठीक है, एक स्टेथोस्कोप होती है। इसी तरह से एक बच्चों हमारे पास एयर बल्ब होता है। इसी
इसी तरह से बच्चों एक हमारे पास रिलीज वाल्व होता है, और जाहिर है आपको पता है कि एक मीटर भी होगा जिससे हमने मेजरमेंट देखनी होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेथोस्कोप की। अब स्टेथोस्कोप क्या है कि आप देखो अक्सर औकात जब आप किस डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपके कमर के पीछे रख के या आपकी ना आवाज़ों को, जिस्म के अंदर की आने वाली आवाज़ों को सुन रहे होते हैं। तो जो हमारे पास स्टेथोस्कोप है वो क्या करती है, ये आवाज़ों की बताती है। कभी आपने देखा हो डॉक्टर्स ने अपने कान में 2 लगाए होते हैं और साथ एक छोटा सा होता है, उसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। अब अगर आप उसको अपने कान में लगा के हल्का सा भी हाथ लगाओगे, उसके जो मतलब वाइब्रेशन वाला हिस्सा है वहाँ से आपको साफ वाज़ेह तौर पे पता चलेगा कि आपको साउंड सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास स्टेथोस्कोप है ये साउंड्स को सुनने के लिए क्या होता है बच्चों, इस्तेमाल होता है। तो अब जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आप देखेंगे कि डॉक्टर क्या करेगा, जब मेजरमेंट करने जाएगा तो वो क्या करता है, हाथ के इर्द गिर्द एक बैग सा लपेटता है, उसको हम बोलते हैं वो एयर बैग लपेट रहा है। अब एयर बैग लपेटने के बाद आप देखते हैं कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को उसी एयर बैग के अंदर वाली साइड पे रख देते हैं, या कुछ डॉक्टर्स उसको आगे रख लेते हैं। ठीक है, अब पता चल गया कि स्टेथोस्कोप आपको पता साउंड है, एयर बैग उसने हाथ के इर्द गिर्द लपेट दिया, उसके अंदर स्टेथोस्कोप लगा दी। अब क्या करेगा एयर बल्ब, अब ये क्या करता है, ये हमारे पास जो हमारे पास एयर बैग है ना, ये इसके अंदर प्रेशर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी मैं पीछे आपको एक बात बता के हूं कि एक 120 टॉर है सिस्टोलिक और एक क्या है 75 टू 80 टॉर है डायस्टोलिक। ये बात अभी मैं आपको बता के अब एयर बैग के अंदर ना एयर बल्ब की मदद से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। अब ये प्रेशर कितना बढ़ाना है, सवाल ये पैदा होता है। अब आपने ये प्रेशर इतना बढ़ाना होता है बच्चों, या डॉक्टर इतना बढ़ा देता है प्रेशर कि हमारे पास ये प्रेशर 120 टोर, या जिसका कुछ बंदों का हो सकता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा भी हो, तो उस ब्लड प्रेशर से आपने ये प्रेशर एयर बैग के अंदर ज्यादा बढ़ा, तो मतलब 120 टोर से ज्यादा अगर किसी की 180 की मेजरमेंट आ रही है तो मुझे 180 से ज्यादा एयर बैग के अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अब होगा क्या, जैसे ही मेरा ब्लड प्रेशर 120 टॉर से ऊपर जाएगा, तो अब होता यह है कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की है कि ब्लड वेसल्स को बंद भी किया जा सकता है और उनको एक्सपेंड भी किया जा सकता है। जैसे ही ये प्रेशर 120 टॉर से ज्यादा होता है, एयर वेसल्स पिचक जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, किसी भी तरह का कोई भी फ्लो आगे नहीं आ रहा होता। ठीक है, अब जैसे ही जोन सा ऊपर चला गया, अब हम क्या करते हैं, रिलीज वाल्व मौजूद है, हम क्या करेंगे, रिलीज वाल्व को खोलेंगे। अब रिलीज वाल्व जब खुलेगा बच्चों तो हमारे पास कुछ इस तरह के सिनेरियो क्रिएट होगा कि आप देखें कि प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा एयर बैग में से। अब वो प्रेशर जैसे ही 120 टॉर पे आएगा, उससे पॉइंट्स कम होगा, हमें एकदम आगे जो कहते हैं ना जो हमने स्टेथोस्कोप लगाई हुई इसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। वो जैसी साउंड प्रोड्यूस होगी या फ्लो आएगा तो मैं कह दूंगा कि मैंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की क्या कर ली है, मेजरमेंट कर ली है। ठीक हो गया, यहाँ पे हम सिस्टोलिक की मेजरमेंट करने के काबिल हो गए। अब सवाल पैदा होता है कि डायस्टोलिक की अब कैसे करनी है। अब होगा ये कि हमारे पास जब 120 टॉर पे पहुंचा ना, ब्लड वेसल्स पूरी खुली नहीं होंगी, कुछ बंद होंगी, जिसके नतीजे में एरिया कम होगा ब्लड वेसल्स का, तो आगे हमारे पास जो स्टेथोस्कोप है ना उसमें गरगल सी होगी, गूं गूं की साउंड प्रोड्यूस होती रहेगी। हम उस साउंड को सुनते रहेंगे और प्रेशर रिलीज वाल्व्स की मदद से कम होता रहेगा, मजीद कम होता रहेगा। अब जैसे ही वो ब्लड प्रेशर जो नीचे वाली मेजरमेंट है, किस बंदे की ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, मैं कहता हूं कि जैसे ही 80 टॉर पे पहुंचेगा ब्लड वेसल्स मुकम्मल तौर पे खुल गई है। जो पहले फ्लो था ना बच्चों, जब गूं गूं की आवाज आई तो टर्बुलेंट सा फ्लो था। अब जैसे ही वो गर गर गूं गूं की आवाज बंद होती है तो साथ ही फ्लो स्टेडी हो जाता है, और जब वो स्टेडी फ्लो होता है ना बच्चों, तो हम कह देते हैं कि अब हमारे पास कौन सी मेजरमेंट आ गई है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट आ गई है। तो ये टॉपिक जैसे ही हम डायस्टोलिक की मेजरमेंट कर लेते हैं खत्म हो जाता है। बहरहाल एक दफा मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। देखिए, हमने सबसे पहले ये बात पढ़ी कि जो हमारे पास ब्लड है एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी इक्वल्स टू दैट ऑफ वाटर है, इसकी विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि रेड ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन है। फिर हम आगे आए तो हमने कहा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, और हमने इनकी मेजरमेंट्स देखी, और फिर मैंने साथ ही आपको बताया कि टॉर एक प्रेशर का यूनिट है, और टॉर या मिलीमीटर ऑफ मरकरी हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल की फील्ड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। साथ ही मैंने आपको एक और बात बता दी, टॉर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रिलेशनशिप। और एक बात हमने पढ़ी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, मतलब जैसे वालिदैन हमारे बूढ़े हैं उनका ब्लड प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है।
आगे चलते हैं किसकी तरफ, ब्लड वेसल्स की तरफ। तो मैंने आपसे कहा था कि ब्लड वेसल्स रिजिड नहीं होती, ये स्ट्रेच या एक्सपैंड, मतलब स्ट्रेच कर सकती है, उसका मतलब है कंट्रैक्ट भी कर सकती है और एक्सपैंड भी, जिस मैंने आपको लोहे के पाइप की और रबड़ के पाइप की एक मिसाल दी थी। चले, फिर हमने क्या किया था, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर पे आए थे और स्फिग्नोमैनोमीटर की मदद से हमने ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करना सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।